साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विनोद मियाँ और आप देख रहे हैं त्रिशूल एजुकेशन। इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है कैदियों की दुविधा और अल्पाधिकार। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा एंड ओलिगोपोली मार्केट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? कैदियों की दुविधा। ठीक है, कैदियों की दुविधा का मॉडल समझेंगे और दूसरे भाग में इसके बाद समझेंगे अल्पाधिकार का कैदियों की दुविधा के मॉडल से क्या रिलेशन है। क्योंकि कैदी तो रहता है जेल में, लेकिन अल्पाधिकार के अंदर जितनी भी फर्में होती है वो वस्तुओं को बेचने का काम करती है मार्केट में। लेकिन इन दोनों का क्या रिलेशन है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम कैदियों की दुविधा का पे ऑफ मैट्रिक्स भी देखेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से विकल्प बनते हैं और इनका चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। इसी के साथ हम कार्टेल का पे ऑफ मैट्रिक्स भी जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से संयोग बनते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, और इनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है। साथ में हम समझेंगे कि कार्टेल क्या होता है। तो सबसे पहले लेते हैं कैदियों की दुविधा। दुविधा का अर्थ होता है असमंजस की स्थिति। ठीक है, असमंजस की स्थिति अर्थात ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति ठोस निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे ये करना ही करना है। वो लगा रहता है कि मुझे करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो उसे कहते हैं दुविधा। ओके, और एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। जब दुविधा की स्थिति में आदमी रहता है तो तब ऐसी स्थिति में न तो माया हाथ लगती है, न राम हाथ लगता है। अंत में नुकसान ही क्या लगता है? हाथ लगता है। तो अब समझते हैं कि कैदियों की दुविधा क्या है। दो कैदी हैं, ठीक है, दो कैदी हैं, दोनों कैदी या दो कैदी हो गया, बात एक ही हुई। दो कैदी हैं, यदि स्वहित की भावना से यदि ये निर्णय लेते हैं, दो कैदी हैं और यदि वो स्वहित की भावना से निर्णय लेते हैं, स्वार्थ की दृष्टि से अपना अपना भला करना चाहते हैं, ओके, तो ऐसे में क्या होता है? दोनों को नुकसान होता है। पहली बात, दोनों को नुकसान होता है। इसका उल्टा होता है, यदि सहयोग की भावना से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, मिलकर काम करते हैं, दोनों कैदी, ठीक है, दोनों के हित को अपना हित समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि वो सहयोग की भावना से काम करते हैं तो दोनों कैदियों को लाभ होता है। दो बात हो गई क्लियर। यदि स्वार्थपूर्ण तरीके से काम करते हैं दोनों कैदी तो दोनों को नुकसान होता है। यदि दोनों सहयोग की भावना से काम करते हैं, दोनों के काम को अपना काम समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को फायदा होता है। एक तो आपने याद रखना है, ठीक है। अंत में देखिए क्या होता है कि कैदियों की दुविधा का जो मॉडल है वो क्या बतलाना चाहता है। क्या बतलाना चाहता है इसको मैं पहले ही बतला देता हूं आपको, कि अंत में जो आपने लिखना है आप इसको बाद में लिखना, लेकिन मैं पहले ही बतला देता हूं कि इस मॉडल का, कैदियों की दुविधा के मॉडल का सार क्या है, ये क्या बतलाना चाहता है। तो ये कहता है कि यदि दोनों जो कैदी हैं, दोनों कैदी हैं, दोनों अपने अपने हित में निर्णय लेते हैं, दोनों अपने अपने हित में निर्णय लेते हैं, इट मीन्स वह अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं। जब अपने हित में ये निर्णय लेते हैं कि ज्यादा अच्छा मेरा हो, दूसरे से मेरा कोई मतलब नहीं है, अगला भी ऐसा ही सोचता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं एक दूसरे को धोखा देना। तो एक दूसरे को ऐसी स्थिति में ये धोखा देते हैं और जिससे क्या होता है? दोनों को ही हानि होती है। सोचता तो कैदी एक ये है कि मेरा अच्छा हो, अगला भी सोचता है कि मेरा अच्छा हो, लेकिन ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों को लाभ नहीं होता है बल्कि दोनों को हानि होती है। ये कहता है दुविधा का मॉडल। इतनी बात क्लियर। अब ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। कैसी भाषा में समझते हैं? आसान भाषा में, कि
क्या होता है, दो चोर होते हैं, एक का नाम है कोबरा, यहाँ के लिखा हुआ, के फॉर कोबरा, दूसरा है गैंडा, जी फॉर गैंडा। कोबरा और गैंडा दो नाम है, दो चोरों के नाम है, ठीक है, काल्पनिक नाम है, बहुत अच्छा नाम है, कोबरा और दूसरा गैंडा। ये दोनों चोर है, चोर को ही डकैत भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, बैंक में डकैती करते हैं, बैंक को रात में लूट लेते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और जब सुबह बैंक खुलता है तो बैंक के अंदर जो नोट रखे थे, जो पैसे रखे थे, सारे गायब हो गए। उसके बाद जो बैंक मैनेजर था वह पुलिस में रपट लिखाने जाता है। कहा जाता है, थाने में FIR लिखाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि चोरी किसने की है, चोरी किसने की है। लेकिन इन दोनों को पता है, कोबरा और गैंडा, ठीक है, इन दो चोरों को ही पता है कि हमने ही चोरी की है। तो बैंक मैनेजर को पता नहीं कि चोरी किसने की है। ओके, उसके बाद मैटर गया कहां, पुलिस के पास। अब पुलिस क्या करती है, खोजबीन करती है कि भाई चोरी किसने की है। तो उनको पता चलता है इस शहर में रहने वाले जो चोर हैं, डकैत हैं, उनकी सूची पुलिस के पास रहती है। तो ऐसे में पुलिस क्या करती है, अनुमान लगाती है कि भैया इसमें तो कोबरा और गैंडा का ही हाथ हो सकता है, कोबरा और गैंडा ही हो सकता है जिन्होंने चोरी की है। तो शक के आधार पर पुलिस क्या करती है, कोबरा और गैंडा को गिरफ्तार कर देती है। क्या कर देती है, गिरफ्तार कर देती है और उनको थाने में लाती है। ठीक है, अभी बन गए कैदी, अभी पुलिस की कस्टडी में आ गए, अब ये कैदी बन गए। अब पुलिस जब इनको क्या करती है, थाने में लाती है, तो माना ये थाना है पूरा, ठीक है, यहां पर एक जगह एक रूम में कोबरा को बैठाया जाता है, के फॉर कोबरा और जी फॉर गैंडा, अलग अलग रूम में दोनों को बैठाया जाता है और दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। दोनों को एक साथ नहीं बैठाया जाता है, ठीक है, अलग अलग बैठाया जाता है कि जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि चोरी किसने की है। ठीक है, ये इनसे सच उगलवाना चाहते हैं कि भैया कि चोरी किसने की है। एक साथ बैठाएंगे तो बोलेंगे ना ना हमने नहीं किया भैया, ठीक है, लेकिन इसको पूछेंगे पहले, ठीक है, और इसको पूछेंगे बाद में। तो क्या होगा, ये तो दूर दूर बैठा रखे हैं, इसने क्या बोला इसको पता नहीं है, इसने क्या बोला इसको पता नहीं है, लेकिन ये क्या बोलता है, इसकी सजा इस पर निर्भर करती है, और इधर वाला क्या बोलता है, इसकी सजा इस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ऐसे में जो कैदी हैं वो दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं, क्या जाते हैं, दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। बोलता तो जो इसको पूछा जाएगा वो बोलेगा स्वतंत्र रूप से, ठीक है, लेकिन इसने जो बोला, ठीक है, और उसके बाद ये बोलेगा स्वतंत्र रूप से, लेकिन जो सजा मिलेगी, इन इसने क्या बोला और इसने क्या बोला, ये दूसरे आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि चोरी दोनों ने की है, इसलिए दुविधा में रहते हैं। क्यों रहते हैं कि इधर बैठा रखा है, इससे अलग पूछताछ की, इससे अलग पूछताछ की, दोनों को पता नहीं है किससे क्या पूछा गया। तो ऐसी स्थिति में ये दुविधा में रहते हैं कि वो क्या बोलने वाला है, इधर वो क्या बोलने वाला है। लेकिन दोनों जो बोलते हैं वो केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बोलते हैं, अपने स्वार्थ या अपनी भलाई के लिए ही बोलते हैं। लेकिन जब ये दोस्त हैं, चोरी करते हैं, ठीक है, तो ये रहता है कि जब भी हमें पुलिस पकड़ेगी तो हम बिल्कुल इनकार कर देंगे, एक दूसरे के विरुद्ध गवाही नहीं देंगे, ठीक है, कसम खा दी, ओके जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो तब देखे क्या होता है। ठीक है, पुलिस ने यहां बैठाया कोबरा को, सबसे पहले लगता है कोबरा के पास ही प्रस्ताव आ जाता है कि भैया कोबरा, कि भैया कोबरा तू बहुत अच्छा आदमी है भैया, तूने चोरी बिल्कुल नहीं की होगी। तो कोबरा बोलता है बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। उसके बाद पुलिस कहती है ठीक है, थोड़ा सब्र रख, थोड़ा सब्र रख, और उस पर क्या करती है, प्रश्न दागती है। ठीक है, प्रश्न दागती है कि यदि तूने अपना अपराध स्वीकार कर दिया, यदि तूने अपना अपराध स्वीकार कर दिया कि मैंने ही चोरी की है, तो तुझे देंगे मात्र 2 साल की सजा, तुझे मिलेगी 2 साल की सजा। किसको, कोबरा के पास है प्रस्ताव पुलिस का। और इसी के साथ तेरे दोस्त यदि गैंडा ने अपराध स्वीकार नहीं किया, अर्थात वो बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है, तो उसको मिलेगा 15 साल की सजा, तुझे मिलेगी 2 साल की सबसे पहले से, ठीक है जी। और अगला चुप रहता, कुछ नहीं बोलता है, या बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, तो उसको मिलेगा 15 साल की सजा। तो ठीक है, कोबरा सोचता है
कि 2 साल और अगला रहेगा 15 साल। ओहो! उसने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है भैया, ठीक है। तो ये 2 साल लेगा और ये 15 साल लेगा, ठीक है जी। एक पुलिस की क्यों कहती है कि यदि तूने हमारे साथ सहयोग किया, ठीक है, हमारे साथ सहयोग किया, क्योंकि पुलिस को सबूत जुटाना था कि चोरी इन्होंने ही की है, ठीक है जी, चोरी इन्होंने ही की है, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि कोबरा और गैंडा ने ही चोरी की है। सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि चोरी इन्होंने ही की है, इसलिए इनसे पूछताछ करने के लिए ये तरीका पुलिस ने अपनाया। तो बेटा कोबरा, तूने सच कहा तो 2 साल की सजा, और तेरा साथी बोलता है कि मैंने नहीं की या चुप रहता है तो उसको 15 साल की सजा। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात। पुलिस ने यहीं पर काम खत्म कर दिया, ठीक है, ये रूम में बैठा रखा है, ठीक है। अगले बार यहाँ गए गैंडा के पास, गैंडा से भी यही प्रश्न पूछा गया कि गैंडा जी कैसे हो, ठीक है, कुछ चाय वाय पिलाएं। उसने कहा नो सर, चोरी की है। उसने कहा ना ना ना, हमने नहीं की है सर, ठीक है। फिर उसके पास यही ऑफर रखा जाता है कि गैंडा यदि तूने क्या किया, सच बोल दिया कि मैंने ही चोरी की, और तेरा साथी कोबरा मना कर देता है कि मैंने चोरी नहीं की, ठीक है, तो तुझे मिलेगी सजा मात्र 2 साल, और तेरे साथ कोबरा को मिलेगी, साथी को जो चुप रहेगा, ठीक है, अपना अपराध स्वीकारने 15 साल। इसने कहा बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए, जो इसको ठीक लग रहा था 2 साल, ठीक है जी, और इसको 15 साल, इसने कहा बहुत अच्छी बात। लेकिन वही बात इन्होंने इससे कह दी, लेकिन दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं है, दोनों को मिलने की कोई इजाजत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये असमंजस की स्थिति में रहते हैं और अपने स्वार्थ में निर्णय लेते हैं, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये भी हाँ बोल देता है, ठीक है जी, और ये भी हाँ बोल देता है, ठीक है। लेकिन तब ऐसा नहीं है कि इनको 2 साल की सजा देगी, सजा देने का काम पुलिस का नहीं होता है। सजा कहाँ मिलती है, कोर्ट में मिलती है। और सजा अभी हम देखेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स पे सजा कुछ भी मिल सकती है, ठीक है। इतना तो मिलने वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने बैंक को लूटा है, ओके। तो इस प्रकार से ये दोनों कैदी क्या करते हैं, अपना सच स्वीकार कर देते हैं, ओके। इस प्रकार से पुलिस के हाथों सबूत मिल जाता है कि चोरी इन्होंने ही की है। अब इसको हम देखते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स पर। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है। इसको आप इस पे ऑफ मैट्रिक्स को समझ गए, ठीक है जी, ये तो हमने समझा ही दिया बहुत सरल भाषा में। अब इसको समझना है, ये थोड़ा कठिन है, ठीक है। आपने क्या करना, पूरी ऐसी एक पूरी टेबल तैयार करनी है जिस पे लिखना है पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कैदी की दुविधा का ये पे ऑफ मैट्रिक्स है। क्या होता है पे ऑफ मैट्रिक्स, एक कैदियों की दुविधा के परिणाम बतला रहा है कि कैदी के पास केवल 2 विकल्प हैं, ठीक है, प्रत्येक कैदी के पास, स्वीकार करना और स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब हमने चोरी की है, ठीक है, और स्वीकार करना मीन्स हमने चोरी नहीं की है। ये 2 विकल्प गैंडा के पास हैं, और 2 ही विकल्प किसके पास हैं, कोबरा के पास है, स्वीकार करना या अस्वीकार करना। तो 2 इसके पास हो गए, 2 उसके पास हो गए। अब यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन कॉम्बिनेशन को जानना है और किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो स्वीकार करना, एक गैंडा का है तो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, कॉलम में, या इधर की तरफ आएंगे तो अस्वीकार करना। ये विकल्प किसके हैं, एक गैंडा चोर के हैं। तो यहाँ में जहां जहां तुम्हें गैंडा लिखा मिलेगा, इसका मतलब गैंडा हाँ कहता है कि चोरी मैंने की है। और इसमें नीचे की तरफ आते हैं, यदि वो अस्वीकार करता है, कौन, गैंडा 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 देखना है तो वहां होगा कि अपना अपराध को अस्वीकार करता है, इट मीन स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो स्वीकार में गैंडा को देखना है और अस्वीकार में भी गैंडा को देखना है, ओके। उसके बाद इधर से लगा रखा है कोबरा के विकल्प, कोबरा के विकल्प वही है स्वीकार करना। तो इस लाइन में इन दोनों में आपने देखना है कि जहां जहां कोबरा है तो उसका हो जाएगा स्वीकार कर लिया उसने, ठीक है, पूरे उसमें, ठीक है। और दूसरे में देखेंगे अस्वीकार करना, जहां आपको कोबरा देखेगा यहाँ पे या चाहे यहाँ पे, इसका अर्थ होता है कि अस्वीकार करना, किसके द्वारा, कोबरा के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसके आधार पे और इसके आधार पे यहाँ पर कुछ संयोग या कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं और इन कॉम्बिनेशन को अब पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। तो जैसे हमने बताया था कि सबसे पहला जो ऑफर दिया गया पुलिस के द्वारा वो कोबरा को दिया गया, ठीक है, कि भाई क्या दिया गया, यदि यहाँ पे देखो, यदि तू सच बोलेगा, ठीक है, यदि तू सच बोलेगा तो तुझे 2 साल की सजा होगी, और तेरा साथी जो गैंडा है वो अस्वीकार कर देगा या चुप रहेगा तो 15 साल की सजा मिलेगी।
ये सबसे पहले इन्होंने इसके पास रखा। तो यहाँ पर ये आ गया गैंडा और कोबरा का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पुलिस वाले ने क्या किया, दूसरे रूम में जाकर अगला किससे पूछा, गैंडा के पास गए। अब देखो गैंडा से क्या कहा, यदि गैंडा तूने हाँ कह दिया तो तुझे 2 साल की सजा, ठीक है। और तेरे साथी कोबरा ने कुछ नहीं कहा या चुप रहा, अपना अपराध स्वीकार नहीं किया यानी कि अस्वीकार किया, तो उसको मिलेगी 15 साल की सजा। ये दूसरा संयोग है, ठीक है जी, दूसरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके ठीक अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ठीक है जी। अब यहां पर देखिए कि जब इसको 2 साल का ऑफर दिया गया, ठीक है, गैंडा को भी, और इधर कोबरा को भी 2 साल का ऑफर दिया गया, तो गैंडा ने सोचा भैया इधर मुझे तो मिलेगा 2 साल और कोबरा को मिलेगा 15 साल। इधर कोबरा ने सोचा कि मुझे मिलेगा 2 साल, ठीक है, और गैंडा को मिलेगा क्या, 15 साल। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो कैदी हैं वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए गैंडा और कोबरा जब क्या करते हैं, अपराध को स्वीकार कर लेते हैं, चोरी हमने ही की है, यह स्वीकार वाला। तो इधर का इसका स्वीकार वाला गैंडा गैंडा, तो ये इस प्रकार से तो इनको मिलती है सजा 7-7 साल। कितनी मिलती है, 7-7 साल मिलती है, दोनों को बराबर सजा मिलती है। अब ये सजा इनको बराबर क्यों मिलती है, क्योंकि जो गैंडा और कोबरा है ये एक दूसरे को धोखा देते हैं, ठीक है, धोखा देते हैं, इसलिए इनको सजा मिलती है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि दोनों अपने अपने हित में निर्णय लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को धोखा देते हैं, जिससे दोनों को हानि होती है, दोनों को हानि होती है। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है इनके पास, ठीक है, ये तो हमने बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उनको 7 साल की सजा हो जाती है, क्योंकि ये स्वीकार कर चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने 2 बोला था, तुम्हें 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी सजा देंगे, ठीक है। तो बड़ा बैंक लूटा है तो बेटो तुमको 2 नहीं, तुम्हें 7-7 साल की सजा मिलेगी, ओके। लेकिन इनके पास सबसे अच्छा जो विकल्प था वो था ये वाला, ए वाला, अर्थात अस्वीकार करना। यदि क्या करता, गैंडा भी अस्वीकार कर देता और इधर से कोबरा भी अस्वीकार कर, दोनों बोल देते भैया कि हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, क्योंकि पुलिस के पास सबूत था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोनों को 1-1 साल की सजा मिलती, दोनों को 1-1 साल की सजा मिलती। यदि दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देते, एक दूसरे पर ट्रस्ट कर देते और बिल्कुल मना कर देते कि हमने चोरी की ही नहीं, तो उनको 1-1 साल की सजा होती। लेकिन दोनों ने अपने हित में, स्वार्थ में सोचा कि मुझे कम होगी तो अगले को ज्यादा होगी, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो स्थिति होती है वो बुरी होती है, दोनों को नुकसान होता है और ऐसी स्थिति में उन्हें ज्यादा सजा मिलती है। ये कहता है कैदियों की दुविधा का मॉडल। तो इस प्रकार से ये परिणाम दिखा रखे हैं गैंडा और कोबरा के विकल्प, विकल्प 2 ही हैं, स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब इन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया, ठीक है जी, इधर कोबरा ने गैंडा को और गैंडा ने कोबरा को अपने हित में सोचा, तो ऐसे में इन्होंने, इनका अपराध भी क्या हो गया, यहां पर मिल गया पुलिस को कि इन्होंने ही चोरी की है, स्वीकार कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको सजा 2 साल की जगह 7-7 साल कर दी गई। लेकिन इससे अच्छा विकल्प था कि मना कर देते, अर्थात दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करते, तो ऐसी स्थिति में दोनों की सजा मात्र 1-1 साल होती और उसके बाद बाहर आ जाते और जो पैसा इन्होंने लूटा था, जहां छुपा रखा था, उसका आनंद लेते, साथ में बोनस के साथ, ओके। तो इस प्रकार से यह है कैदियों की दुविधा, ठीक है जी, कि दुविधा में दो गए माया मिली न राम, ऐसी स्थिति यहां पर होती है। अब देखिए हम अगला लेते हैं कि जो अल्पाधिकार है। अब कैदियों की दुविधा तो हो गई, कैदी कहाँ रहता है, कैदी तो चला गया जेल में, और जो अल्पाधिकारी हैं, अल्पाधिकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो अल्पाधिकार है और कार्टेल की अस्थिरता को हम यहां पर समझेंगे कैदियों की दुविधा के मॉडल के माध्यम से, कि जो दुविधा यहां होती है, कैदियों की जो दुविधा थी, ठीक है, असमंजस की स्थिति थी, वही असमंजस की स्थिति अल्पाधिकारी फर्मों की भी होती है, जो एक समान वस्तुओं को बेचने का काम करती हैं। तो अल्पाधिकार का उदाहरण क्या है, जैसे देखो भाई, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, जैसे रियलमी है, रेडमी है, ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, इसके अलावा और भी हैं। लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा नहीं होती, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं है।
तो वो रियलमी रियलमी है, चाहे रेडमी है, चाहे कोई भी कंपनी है, अलग-अलग क्या करते हैं, अपने फ़ोन को बेचने का काम करती हैं। अपने जो फ़ोन है अलग-अलग बेचने का काम करती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं। लेकिन रियलमी जब भी फ़ोन लॉन्च करती है, तो ठीक है, वो अन्यों को भी ध्यान में रखती है। इसको भी ध्यान में रखेगी, इसको भी ध्यान में रखेगी, इसको भी ध्यान में रखेगी, इसको भी ध्यान रखेगी। तो रियलमी ने जैसा ही कोई फ़ोन लॉन्च किया, तुरंत ठीक है, तो वो सोचती है कि उसे अपना बाज़ार बढ़ाना है, कुल मिलाकर अपने लाभ को अधिकतम करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो सबसे पहले ये लाता है माना के, ठीक है जी, सबसे पहले फ़ोन को लॉन्च करता है, स्मार्टफ़ोन को, ठीक। तो तुरंत अगला देखता है कि भैया इसकी बिक्री बढ़ने लग गई है, ठीक है? ऐसे और भी सोचेंगे। तो उसके बाद ये भी क्या करेंगे, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अगला कदम उठाएँगे। तो इस प्रकार से इनमें क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहती है, अल्पाधिकारियों में, ठीक है? क्रिया और प्रतिक्रिया चलती है जिससे इनके फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, ठीक है? तो अब कितने बिकेंगे, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित रहता है मार्केट में कि इसको कितना लाभ होने वाला है, इसको कितना होने वाला है, इसको कितना, मतलब फिक्स नहीं है, अनिश्चितता की भावना इनके बीच रहती है। अब देखिए, अल्पाधिकार बाजार की उस स्थिति को कहते हैं कि जब बाजार में फर्मों की संख्या कुछ ही होती है और समान वस्तु को बेचने का काम करती है। तो ये फ़ोन ही तो बेच रही हैं, ठीक है जी? काम फ़ोनों का, चाहे इसका लो, सबका काम एक ही है। अब बात करते हैं कार्टेल की, ठीक है? अल्पाधिकार में कार्टेल क्या होता है? कार्टेल का मतलब होता है संगठन। माना ये सारी कंपनियाँ अलग-अलग बेच रही हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक साथ मिलकर एक संगठन बना लें, ठीक है जी? एक संगठन बना लें, ठीक है? और एक प्राइस क्या कर दें, निश्चित कर दें कि हम इस प्राइस पे फ़ोन बेचेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनकी स्थिति जो ये क्या हो रखी है, 5 हो रखी हैं, तो ये एक साथ हो जाएँगी, तो एकाधिकार की स्थिति में हो जाएँगी। फिर इनमें कॉम्पिटिशन नहीं होगा कि मेरा फ़ोन बिके, अब मैं इसमें सुधार करूँगा, ठीक है? मेरा बाज़ार ये होगा, सब एक साथ संगठन बना ले और एक कीमत निश्चित कर ले, तो इन सभी को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये क्या करती हैं, अलग-अलग से क्या करती हैं, वस्तुओं को बेचने का काम करती हैं। लेकिन यदि बना लें, तो इसको देखेंगे हम कि होगा क्या? ठीक है? कि होगा क्या? कि इसी प्रकार से यदि ये क्या करती हैं, अपने-अपने स्वार्थ में काम करती हैं, तो सभी को नुकसान होगा भैया, ठीक है? और यदि सब एक-दूसरे पर ट्रस्ट करती है, जैसे कैदियों के बारे में कहा हमने कि यदि सब एक-दूसरे पर ट्रस्ट करती हैं, ठीक है? सब एक बनाए गए नियम पर चलती हैं, एक साथ प्रोडक्टों को बेचती हैं, जो कीमत तय हुई, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेती है, जितना बेचना हो, जो निश्चित हुआ है समझौते में, उसका पालन करती हैं, तो सभी को क्या होता है, फ़ायदा होगा। तो कार्टेल का उदाहरण है, एक है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। यह एक कार्टेल का उदाहरण है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ओपेक, ठीक है? जिसे क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमने कार्टेल का पे ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे दिखाना है, तो ये तो बहुत सारी फर्में हो गई। हम उदाहरण के लिए 2 फर्म ले लेते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स पर दिखाने के लिए। उदाहरण के लिए लेते हैं, एक फर्म है ए और एक फर्म है बी। अब दोनों फर्में क्या करती हैं, समझौता करती हैं कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, वस्तु को बाजार में बेचने का काम करेंगे। ऐसा इनके बीच एक समझौता होता है और इनका एक संगठन या समूह बन जाता है, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कार्टेल कहते हैं। तो समझौते में क्या होता है, मोटा-मोटा देख लेते हैं कि ए फर्म है और वो बी फर्म है। पहले ये अपने प्रोडक्ट को, माना ये पूरा क्षेत्र है, ये वाला एच क्षेत्र, इसमें बेच रहे थे। तो ये इसके बगल में बैठा हुआ था, ठीक है? या ये इसके बगल में बैठा हुआ था। तो दोनों को जो बेनिफिट था, वो ज़्यादा नहीं हो रहा था। इसलिए ये क्या करते हैं, अपना एक संगठन बना लेते हैं और इसमें कुछ शर्तें रखते हैं, जिसका पालन करना दोनों के लिए ज़रूरी है। पहला, माना कि ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो वस्तु होगी, चाहे इसकी होगी, चाहे इसकी होगी, वह ₹100 में बिकेगी। पर आइटम जो है वो ₹100 में बिकेगा और ना ए और ना ए इस प्राइस को कम करेंगे। ओके, एक हो गया। दूसरा क्या करते हैं, माना कि पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को 2 भागों में बाँट देते हैं। ए वाला क्षेत्र ए फर्म के पास रहेगा और ए वाला क्षेत्र बी फर्म के पास रहेगा। तो इधर ए वाला बेचेगा और इधर बी वाला बेचेगा। तो इस प्रकार से इनके बीच जो प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो दोनों जब फर्में क्या हो गई, एक हो गई, तो ऐसी स्थिति में इनकी स्थिति हो जाती है एकाधिकार की। अब एकाधिकार में क्योंकि प्राइस सेट है, स्थिर प्राइस रखा हुआ है ₹100। अब चाहे इधर बेचे और चाहे इधर बिके, दोनों का प्राइस सेम होने के कारण इधर का ग्राहक उधर नहीं जाएगा और ना उधर का ग्राहक इधर आएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों फर्मों को लाभ होगा।
लेकिन जो कैदियों की दुविधा है, ये अल्पाधिकार पर एकदम से ऐसा ही लागू होता है कि जैसे कि कैदियों की दुविधा में होता है। कि कैदियों की दुविधा में होता क्या है, प्रत्येक जो कैदी है वो अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, अपने इंटरेस्ट के लिए सोचता है कि मुझे ज़्यादा फायदा हो और दूसरे को ना हो। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी होती है, किसमें, जैसे इन्होंने कार्टेल बना दिया, तो इस कार्टेल या समूह के अंदर भी ऐसी स्थिति आती है कि दोनों जो फर्में अर्थात ए और बी बाद में अपने अपने स्वार्थ के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा कमाने की सोचते हैं। और तब होता क्या है, ऐसा करने पर दोनों तो सोचते हैं कि दोनों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है? लेकिन अंत में क्या होता है, इनको नुकसान होता है। नुकसान कब होता है कि जब ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अलग-अलग सोचते हैं, समझौते को तोड़ने का काम करते हैं। यदि ये समझौता तोड़ता है कोई भी, तो उसे कहता है धोखा देना, ठीक है? और यदि दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसे कहते हैं सहयोग करना। फर्म ए और बी ने जो कार्टेल बनाया है, अब इसको देखते हैं हम पे ऑफ मैट्रिक्स पर। पे ऑफ मैट्रिक्स इन 2 फर्मों के परिणामों को दर्शाती है। इन परिणामों को दर्शाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने हैं। इनको किस प्रकार से पढ़ा जाएगा? सेम इनको इसी की तरह पढ़ा जाएगा जैसे कैदियों की दुविधा का यह पे ऑफ मैट्रिक्स है। तो इस टेबल को आप बना लेंगे। यहाँ लिखना है फर्म ए और इधर लिखना है फर्म बी। इधर क्या लिखा? धोखा देना, और इधर लिखा है सहयोग करना। तो ए, क्योंकि ए के लिए है तो सहयोग करना, तो जहां जहां आपको ए दिखेगा तो इट मीन्स हो गया सहयोग कर रही है ए फर्म। यहाँ पर धोखा देना लिखा है, जहां जहां ए लिखा मिलेगा इट मीन्स फर्म ए क्या कर रही है? धोखा दे रही है। इसी रूप में बी का देखना है धोखा देना, तो जहां जहां इसमें हो चाहे इसमें हो, जहां आपको बी दिखेगा बी फर्म वहां पर धोखा देगी। इधर है सहयोग करना, इधर जहां जहां आपको क्या मिलेगा? बी लिखा मिलेगा, तो इसी के सीध में मिलेगा कि ये फर्म क्या कर रही है? सहयोग कर रही है। अब धोखा देने का काम फर्म किस प्रकार से करती है? धोखा देने के लिए उदाहरण दे रखा है, कीमत कम करना। कोई भी फर्म क्या कर सकती है? कीमत कम कर सकती है। कैसे कर सकती है? 100 रुपए डिसाइड है, बी फर्म अपनी कीमत क्या करती है? वही रखती है 100 रुपया, और फर्म ए क्या करती है? अपना प्राइस घटाकर वस्तु का 90 रुपए कर देती है। तो इधर के ग्राहक इधर जाएंगे, किधर से इधर को जाएंगे, क्योंकि इसका माल महंगा हो गया है और इसका सस्ता हो गया है, तो सस्ता सबको पसंद है, ठीक है जी। जवाब में अगला क्या करेगा? ये भी कीमत घटाने का काम करेगा, ठीक है जी। फिर इधर के ग्राहक इधर जाएंगे, तो इस प्रकार से ये इधर उधर दौड़ना शुरू कर देंगे। तो अब समझते हैं इसको कि जैसे इन्होंने समझौता किया था कि हम एक निश्चित प्राइस रखेंगे, ठीक है जी। समझौते में जो शर्तें हैं वो सब पूरा करेंगे और अधिकतम बेनिफिट कमाने का काम करेंगे। तो देखिए, ए और बी फर्म सहयोग लिखा हुआ है, दोनों सहयोग करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, तो दोनों को अधिकतम लाभ होगा 30-30 लाख रुपए का। अधिकतम लाभ कितने होगा? 30-30 लाख रुपए का होगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन इनके पास है। अगला देखिए, ए फर्म क्या करती है? सहयोग करती है। ए फर्म सहयोग करती है अर्थात कीमत को स्थिर रखती है, और जो बी फर्म है वो क्या करती है? धोखा देती है, कीमत कम कर देती है। तो जो कीमत कम करती है उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन जो कीमत स्थिर रखती है उसका प्रॉफिट घट जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रही है? बी फर्म धोखा देती है और ए फर्म सहयोग करती है। तो जो सहयोग करती है उसको केवल 3 लाख रुपए प्राप्त होते हैं और धोखा देने वाले को 30 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। तीसरा देखते हैं कि यहाँ पर फर्म ए क्या करती है? अब धोखा देने का काम करती है। पहले बी ने किया था, अब ए कर रही है, धोखा देती है। तो जो धोखा देती है अर्थात कीमत कम करती है उसका लाभ बढ़ जाता है, तो 30 लाख रुपए हो जाता है, और बी फर्म अपनी कीमत को स्थिर रखती है, उसको केवल 3 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। अब अगला कॉम्बिनेशन देखिए, जब दोनों क्या करते हैं? धोखा देते हैं। धोखा किस रूप में दे रहे हैं? कीमत कम करने में। चाहे वो ए है और चाहे बी फर्म है, दोनों जब कीमत कम करते हैं, क्यों कम करते हैं? अधिक मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन इनका लाभ क्या होता है? धोखा देने की स्थिति में बहुत घट जाता है। उदाहरण के लिए, ए फर्म प्राप्त करती है 8 लाख रुपए और बी फर्म प्राप्त करती है 8 लाख रुपये। तो इस प्रकार से देखिए, यदि दोनों फर्में क्या होती हैं? अपने अपने स्वार्थ के लिए सोचती हैं कि मेरा बेनिफिट मेरा बेनिफिट मेरा बेनिफिट हो, तो इनके लाभ क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं, ठीक है। और जबकि सहयोग करते तो दोनों का लाभ क्या हो रहा था? अधिकतम हो रहा था 30-30 लाख रुपए, जो कि हमने कैदियों
के पे ऑफ मैट्रिक्स में भी देखा था। और पे ऑफ मैट्रिक्स के अलावा जो कैदियों का दुविधा का मॉडल कहता है कि दोनों यदि अपने अपने हित में निर्णय लेते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं जिससे दोनों को हानि होती है। सेम ऐसे ही कार्टेल में अल्पाधिकार के अंतर्गत भी होता है कि पहले समझौता कर लेते हैं लेकिन बाद में धोखा देते हैं। ठीक है, किस लिए देते हैं कि एक सोचता है कि मुझे लाभ ज्यादा हो और अगला सोचता है मुझे लाभ ज्यादा हो। ठीक है, और ऐसी स्थिति में दोनों को घाटा होता है और कार्टेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समूह खत्म हो जाता है और फिर फर्में क्या होती हैं, अलग अलग अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम शुरू कर देती हैं। तो आज हमने आपको क्या बताया, कैदियों की दुविधा क्या होती है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बताई, उनका पे ऑफ मैट्रिक्स बताया, अल्पाधिकार के बारे में बताया कि अल्पाधिकार और कैदियों की दुविधा का क्या रिलेशन है। वही रिलेशन है कि जैसे कैदी अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि मुझे लाभ ज्यादा हो, मुझे लाभ ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन अंत में दोनों को नुकसान होता है। सेम अल्पाधिकार में भी ऐसा ही होता है कि दोनों फर्में क्या करती हैं, समझौता कर लेती हैं, तो अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन फिर अपने स्वार्थ के बारे में सोचती हैं। लेकिन जब अपने अपने हित के बारे में सोचती हैं तो दोनों को नुकसान होता है, जिससे हमने लिखा है कार्टेल की अस्थिरता। जिससे कार्टेल क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है या टूट जाता है, भंग हो जाता है। फिर फर्में क्या होती हैं, ए और बी अलग अलग क्या करती हैं, प्रोडक्ट को बेचने का काम शुरू कर देती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं, फिर इनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा इनमें चलती है ये इनके मुनाफे को कम करने का काम करती है।